नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति में अपने विरोधी की या उसके मुद्दों की उतनी आलोचना ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। आलोचना इतनी भी न हो जाए कि आपकी आलोचना उसको फ़ायदा पहुंचाने लगे, यानी उसका प्रचार लगने लगे। आपकी आलोचना दूसरे नेता का प्रचार न बन के रह जाए, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कई बार विरोध करते समय नेता इन चीज़ों को भूल जाते हैं और ऐसे में उन मुद्दों के सहारे जिनका वो विरोध करना चाहते थे, वो नेता बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण कहिए कि नरेंद्र मोदी का है। गुजरात में 2001 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ही 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई, यूपीए 1। और यूपीए 1 में कांग्रेस चूँकि लीडिंग थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से विरोध शुरू किया, उन्होंने पूरी ताकत कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के विरोध में झोंक दी। नतीजा ये हुआ कि 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने 2014 में कांग्रेस को हाशिए पर ढकेला और प्रधानमंत्री बन गए। इस तरीके की आलोचना नहीं करनी चाहिए कि आलोचना जो है प्रशंसा के रूप में हो जाए और नेता का प्रचार करने लगे। खासतौर से जो मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उन पे संभल कर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए और अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 के लिए यही गलती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो राम मंदिर मुद्दे पर लड़ना चाहती है। 2024 में अयोध्या में राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। उसमें एक हिस्सा जो जहाँ पे रामलला को प्रतिस्थापित करना है, जहाँ उनका गर्भगृह है, वो बन के तैयार हो जाएगा और उसका एक भव्य आयोजन होगा। उसके बाद ही चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग थी और ये प्लानिंग उसी समय हो चुकी थी जिस समय राम मंदिर के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया था कि 2024 में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और जो संस्थाएं राम मंदिर निर्माण कर रही हैं, वो इस लक्ष्य को सामने रख के चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा मान के और उत्तर प्रदेश में उस चुनाव को प्रचार करेगी। यही वजह है कि यहीं से चुनाव प्रचार पूरे देश में शुरू होगा और फिर धर्म के आधारित जो राष्ट्रवाद है, राजनीति है, वो आगे बढ़ेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पिच है जिस पर कि विरोधी दल कितने भी मजबूत हो जाएं, कितने भी वो सतर्कता से खेलें, लेकिन यहाँ पे उनको बोल्ड होना ही होना है। क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो तत्कालिक रूप से भले धर्म की बात करें, लेकिन उनके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि जो कहीं पे भी धर्म के साथ फिट नहीं बैठती। और आज का जो समाज है, चाहे अनचाहे कैसे भी है, वो धर्म के रूप में बट गया है। अब अगर बट गया है तो विरोधी दलों को इस मुद्दे से परहेज करना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये गलती कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेके उनके इशारे पर जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ चौपाइयाँ हटाई जाएं, उस घटना को लेके अखिलेश यादव कई बार भ्रम में रहे। कई बार उनको लगा कि इस मुद्दे पे साथ जाएं कि न जाएं, लेकिन कभी उनकी बातों से लगता था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, कभी लगता था कि नहीं, वो सोच रहे हैं कि धर्म के मुद्दे पर न जाया जाए। लेकिन एन केन प्रकार एन नाना करते वो उस मुद्दे पर चले गए और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब इसके आगे की एक और कदम बढ़े। वो कदम ये था, अखिलेश यादव को लग रहा था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने उनको हरवाया। ये बात वो कई मंचों से कह चुके और उनको लगता था कि अगर दलित वोट बैंक हमारे साथ आ जाएगा तो दलित, मुसलमान और यादव,
ये जो कॉम्बिनेशन है ये उनको चुनाव जिता देगा। इसीलिए अब वो 2024 का चुनाव है उसमें वो मायावती के साथ तो गठबंधन नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दलित वोट वो चाहते हैं कि उनके साथ आ जाए, और दलित वोटों को साधने के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे का सहारा लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कंधा कितना काम देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो समीकरण वो सोच रहे हैं कि दलित, यादव और मुस्लिम अगर मिल जाएगा तो वो उसी तरीके की विक्ट्री पा लेंगे जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में उनको मत मिले थे। यहाँ एक बात समझने वाली है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये दोनों अलग अलग हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से होगा। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पीछे थे और अखिलेश का मुकाबला योगी आदित्यनाथ के साथ था। एक वर्ग खुलकर अखिलेश यादव के साथ था और उसने पूरे भरसक प्रयास 100% मत अगर कहे जाएं तो उस वर्ग के अखिलेश यादव को मिले। इसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीते। यानी धार्मिक रूप से मैक्सिमम पोलराइजेशन 2022 के चुनाव में हुआ, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जीत तक नहीं पहुंची। अब 2024 का लोकसभा है। इस पोलराइजेशन के लिए काशीराम के नाम का सहारा अखिलेश यादव ले रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के एक महाविद्यालय में जो मान्यवर काशीराम के नाम पर है मूर्ति लगाई, और मूर्ति लगाने के साथ ही साथ काशीराम के नाम का सहारा लेके अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ रहे हैं। यही वो टिप्पणी भी हो गई जो 90 के दशक में काशीराम और मुलायम के नाम को लेकर की जाती थी। इस पर मुकदमा भी कायम हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन मायावती ने ट्वीट करके कहा कि 90 के दशक में ये जो नारे थे इसके पीछे मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने बरगला कर इस तरीके के नारे लगवाकर बसपा की छवि खराब करने का काम किया। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच जब गठबंधन की बात हुई तो काशीराम ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और पाक साफ दिल से इस ओर बढ़े, लेकिन मुलायम के दिल में चोट था और उन्होंने धोखा दिया। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज पार्टी का दलित वर्ग, ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। यही वजह है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये दोनों वर्ग मिल गए। मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया उसमें सिर्फ 15 सीटें इन दोनों दलों को मिली, जिसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली। तब अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट हमको नहीं मिला, और मायावती ने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी का वोट नहीं मिला, लिहाजा वो गठबंधन टूट गया। अब अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि मायावती उनको हराने के लिए अपने प्रत्याशी खड़े करती। मायावती के प्रत्याशी खड़े होने से अखिलेश यादव की हार न हो सके, इसलिए अब वो काशीराम का सहारा लेकर दलित वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। यहाँ जो चुनाव का भ्रम है वो ये है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव इन दोनों की रणनीतिक अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है, बड़ा क्षेत्रफल है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वर्ग क्रिएट किया है, एक नए वर्ग को उभारा है, उसको लाभार्थी वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये लाभार्थी वर्ग मुसलमानों में भी है, यादवों में भी है, दलितों में भी है और भी तमाम जातियों में। किसी भी तरीके का जो सरकारी लाभ था वो बिना किसी भेदभाव के इस वर्ग को दिया गया। 2019 के चुनाव में जब प्रचार हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने इस लाभार्थी वर्ग के पास जरूर जाती थी। उसे पता था कि अगर हमने लाभार्थी वर्ग को टटोल लिया, उस तक हम पहुंच गए तो उसका वोट कहीं नहीं जाएगा।
लोकसभा चुनाव में एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है। लिहाजा जनता को स्पष्ट पता है कि उसे किस तरफ जाना है। इसके अलावा जो धर्म की पूंजी है, जो धर्म की रणनीति है, उस पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसकी आलोचना करके दूसरे दल फंस रहे हैं। फंस इसलिए रहे हैं कि अगर आप आलोचना करते हैं तो आपको एक आलोचक की तरह ही होना चाहिए, लेकिन ये दुविधा होती है। जब रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी चौपाइयाँ हटाने की बात कर रहे थे तो उनके नेता अखिलेश यादव हनुमान जी की पूजा कर रहे थे बनारस में। अब रामचरितमानस की कल्पना बिना हनुमान के कैसे हो सकती है? और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखा, क्योंकि हनुमान के बिना रामचरितमानस अधूरी थी और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा पहले लिखी। हनुमान की तो पूजा अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन वो रामचरितमानस और राम की आलोचना पर चुप रहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं या उसकी आलोचना करने वाले को प्रश्रय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बात वोटरों को समझाने में कामयाब हो सकती है। होना ही चाहिए था कि अखिलेश यादव को धर्म की पिच से अलग कोई अलग मुद्दे बनाने चाहिए थे, जिस पे कि भारतीय जनता पार्टी उनको सटीक जवाब न दे पाती। हो सकता था कि तब एक लाभ हो जाता, लेकिन राम के नाम पर चुनाव होगा तो अखिलेश यादव को वोट मिलेंगे, ये कहने की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजह क्या है? आप देखिए, राम के नाम पर अखिलेश यादव ने एक जगह कहा कि जब मंडल की बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके आ गई और उन्होंने सारे वोट बैंक अपनी तरफ मोड़ लिए। ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ती है और 84 का जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य जीतते हैं, लेकिन 2014 आते आते भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना लेती है। 1998 और 99 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो सहयोगी दलों के साथ थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो बहुमत की सरकार के साथ बने और फिर उन्होंने 14 के बाद 19 का भी चुनाव जीता। राम के विरोध में समाजवादी पार्टी ने पूरे मंसूबे दिखाए। उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था। अयोध्या का जो कांड था, कार सेवकों पे हमला, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। तो एक तरीके से राम के पक्ष में और एक तरफ राम के विपक्ष में दोनों पार्टियां थी। और 1990 में समाजवादी पार्टी बनी थी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। दोनों के बीच सिर्फ 10 साल का अंतर था, लेकिन इस अंतर को पाटते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार है और समाजवादी पार्टी 2012 के बाद वो चुनाव नहीं जीत पाई है। 2017, 2019 और 2022। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों की तुलना करिए तो कौन कहां पर है। समाजवादी पार्टी के बाद आई आम आदमी पार्टी आज 2 राज्यों में सरकार बनाई है और वो नेशनल पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं उलझ के रह गई है और उसकी जो नीतियां हैं वो साफ नहीं हैं। कभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, कभी मायावती के साथ करती है और कभी अकेले लड़ते हैं। उनके मुद्दे भी ऐसे ही बिखरे हुए हैं। इस बिखरे मुद्दों के साथ कैसे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, ये देखने वाली बात है। असल में समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि अगर धार्मिक मुद्दे पर हम पूरे जनता का पोलराइजेशन कर ले जाएं तो हमें ही वोट मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस दोनों ही साफ हो जाएंगी। हो सकता है कि कांग्रेस का वोट बैंक कम है तो कांग्रेस खत्म हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास अभी 13% का उसका वोट बैंक है
और उस 13% का वोट बैंक एकदम ख़त्म हो जाएगा, ये कल्पना की बात लगती है। इसके साथ ही साथ अगर 13% का वोट बैंक किसी भी तरफ झुक गया तो उसकी जीत तय है। अखिलेश यादव का मानना है कि मायावती समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चुनाव मैदान में उतरती हैं। हो सकता है तो इसको समझते हुए उनको ऐसी नीति बनानी चाहिए थी कि कम से कम धार्मिक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि धार्मिक मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसकी सुपर खिलाड़ी है, वो अपनी पिच पर कभी भी समाजवादी पार्टी को जीतने नहीं देगी। ये बात जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी समझ ले उतना अच्छा है। शुक्रिया, धन्यवाद।